हिंदी की चुनी हुई उम्दा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी चांदी की पाजेब। डॉक्टर कृष्णलता सिंह समकालीन हिंदी कथा जगत की एक वरिष्ठ लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लगभग 30 साल बाद वो अपने गांव देवीपुरवा आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो गांव वापस लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन गांव ना आने की उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। देश ने काला उसकी तकदीर में लिखा था, इसलिए पहले तो गांव और गांव वालों से अपनी पहचान छिपाती इधर उधर फिरती रही। फिर रदिया से राधा देवी बनने की डगर इतनी आसान भी नहीं थी। एक एक कांटे को चुन चुन कर निकालना था। 2 वक्त की रोटी कमाने और बेटे की ज़िंदगी संवारने की जद्दोजहद इतनी लंबी और संघर्षपूर्ण थी कि पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ धुंधलाता गया और पीछे छूटता चला गया। वैसे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मैले कुचले, अभावग्रस्त, तिरस्कृत और लांछित अतीत के लिए वो कब तक आंसू बहाती रहती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय की धारा में बहना ही पड़ता है। कभी कभी अतीत याद आने पर वो अपने मन को समझा लेती। अच्छा हुआ गांव से चली आई, कम से कम बेटे की ज़िंदगी तो संवर गई, नहीं तो वो भी मंगरू की तरह बकरी और सूअर चराता। शुक्र है मेहरबान किस्मत ने बात बिगाड़ कर संवार दी, क्योंकि अमूमन ऐसे हालात में ऐसा सबके साथ होता नहीं है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी हासिल कुछ नहीं होता है। इसे वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप समझ सकती है। बेटे की कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। रातों रात सब कुछ उसके कदमों पर लाकर डाल दिया, जिसकी कल्पना करना उसके बस की बात नहीं थी। अब वो लोगों की देहरी के बाहर खड़ी होकर रोटियां लेने वाली रधिया नहीं थी, बल्कि डीएम वेद प्रकाश की पूजनीय माताश्री राधा देवी थी। बेटे की नीली बत्ती के रुतबे ने उन्हें वो सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई जिसकी प्रतीक्षा में उनका समुदाय आज भी खड़ा है। इससे ज़्यादा वो भगवान से और क्या मांग सकती थी। लेकिन मनुष्य की मनोवृत्ति को क्या कहा जाए, वो इतनी विचित्र और पेचीदा है कि उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कई बार व्यक्ति खुद नहीं जान पाता कि आखिर उसे चाहिए क्या। दुख की सुनामी बड़ी दिलेरी से झेल लेता है, लेकिन सुख भोगते हुए डरने लगता है। राधा देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दुख की वैतरणी वो बड़ी हिम्मत से पार कर गई, लेकिन सुख के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गई। सुख सुविधा और मान सम्मान के बीच कुछ था जो कांटे की तरह खटक रहा था, अंदर ही अंदर नासूर बन रहा था। आजकल उसकी कचोट कुछ ज़्यादा ही तीखी होकर चुभने लगी थी। उसे लगा जैसे उसने मंगरू के खालिस प्रेम की कदर नहीं की थी। अब मंगरू उससे बदला ले रहा है, उसे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। सपने में आकर उस पर हंसता है, तरह तरह के उल्टे सीधे तानों के तीर से उसका कलेजा छलनी कर देता है। वो घबरा कर पसीने पसीने हो जाती है। मन ही मन तिल तिल कर घुटती रहती है। घुटे नहीं तो क्या करे, किससे कहे अपने मन की बात। बेटे को तो उसने अपने अतीत का हिस्सा कभी बनाया नहीं। वो तो इतना जानता है कि मंगरू नाम का उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। माँ ने ही जी तोड़ मेहनत मजदूरी करके बड़े कष्टों से उसे पाल कर इस मुकाम पर पहुँचाया है। वो भीड़ में अकेली थी। वो किससे बताती कि उस दिन दर्द से तड़फते मंगरू की फटी फटी सफ़ेद आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। वही आंखें उन्हीं सवालों के साथ आज भी उसका पीछा कर रही हैं। जैसे मंगरू उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए दरवाजे पर टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहा है। ये बात और है कि उसके पास उन सवालों का जवाब न तब था और न अब है। जो अनहोनी होनी होती है वो तो हो जाती है, उसके पीछे कोई तर्क काम नहीं करता। लेकिन इतना फ़र्क तो ज़रूर आ जाता है कि अब वो खुलकर मंगरू को सारी बातें आदि से लेकर अंत तक बता सकती है। सही गलत का हिसाब करके मंगरू उसे सज़ा भी दे सकता है। वो मंगरू को बता सकती है कि उसने मंगरू का बुरा कभी नहीं चाहा था। उसका बयान भी मंगरू की भलाई के लिए था। उसे भरोसा दिया गया था कि ऐसा करने पर मंगरू को सिर्फ डांट फटकार या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ लगाकर छोड़ दिया जाएगा। उसने भरोसे पर भरोसा किया। शायद ऐसा होने ही जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर पंच राम दयाल ने जाति खुन्नस के रहते पासा पलट दिया और बलि का बकरा मंगरू बन गया। उसे उस जुर्म की सज़ा मिली जो उसने किया क्या कभी सोचा भी नहीं था।
बहुत सोच विचार कर राधा देवी ने निर्णय लिया कि वो देवीपुरवा में जाकर मंगरू की देहरी पर खड़ी होकर उसके प्रति किए गए अन्याय के लिए माफ़ी मांगेगी। अगर मंगरू ने उसके माफ़ीनामे को स्वीकार कर लिया और वो राजी हो गया तो वो उसे अपने साथ ले आएगी। बुढ़ापे में सुख सुविधा का मरहम लगाकर अपना प्रायश्चित पूरा करेगी। इसीलिए वो अपनी पहचान छिपाकर चोरी छिपे देवीपुरवा आ रही थी। बेटे से भी झूठ बोला। वेद, तुम्हारे जन्म के बखत सिद्धेश्वरी देवी की मनौती मांगी थी। इतने सालों से देवी को टरका रही थी, अब तो सपने में आकर उन्होंने याद दिलाया है। जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बेटे ने उस एरिया से परिचित विश्वासी ड्राइवर गोपाल के साथ उन्हें भेजा है। गांव का रास्ता उन्हें बदला बदला सा लगना भी चाहिए था। उनकी याददाश्त में रास्ता वही ठहरा था जहां वो छोड़कर गई थी, लेकिन समय को तो आगे निकलना था। दरियागंज अपना कस्बई चोला छोड़कर छोटे शहर में तब्दील हो चुका था। पूरा नक्शा बदल गया था। भीड़ भाड़ इतनी कि उसे पता ही नहीं चला कि किधर जा रहे हैं। बाजार पार करते उसने पूछा, गोपाल, देवीपुरवा क्या नए रास्ते से ले जा रहे हो? पहले तो स्टेशन से सीधे नहर की पुलिया पार करते ही बाएं हाथ मुड़कर नहर के किनारे किनारे चलते थे। स्टीयरिंग और जीपीएस पर नज़र गड़ाए गोपाल ने कहा, माताजी, स्टेशन से सीधे आने वाला पुल अब बहुत पुराना हो चुका है। उस पर आवाजाही की सख्त मनाही है। आगे नया पुल स्टेशन के पीछे की तरफ से है। ये सड़क बाजार से निकलकर नया पुल पार कर सीधे देवीपुरवा जाएगी। उसने बेचैन होकर कहा, गोपाल, हमें पुरानी पुलिया के पास थोड़ी देर के लिए ले चलो। गोपाल मन ही मन मुस्कुराया। जरूर माताजी को कोई सनक सवार हो गई होगी। उसने गाड़ी पुराने पुल की तरफ मोड़ ली। नहर के पास उतरकर वो सीधे पुलिया पर जा बैठी। कुछ भूली बिसरी यादों ने आवाज़ दी। उसे याद आया वो मंगरू के साथ देवीपुरवा से पैदल चलकर दरियागंज की मंगलवार वाली बजरिया में आती थी। थक कर दोनों थोड़ी देर के लिए इसी पुलिया पर बैठकर सुस्ताते थे। बजरिया में घूम घूम कर ज़रूरत भर का सौदा सुलभ ही ले पाती थी। कारण मंगरू की जेब जरा ढीली थी, लेकिन वो लड़ झगड़ कर बुढ़िया के बाल और बर्फ़ का गोला जरूर खाती थी। इसी पुलिया पर बैठकर पैर हिलाती हुई बुढ़िया के गुलाबी रंग के मीठे मीठे बालों को जीभ से चाटती रहती थी। मंगरू मुग्ध भाव से उसे देखता रहता था। नहर में बहते खरपतवार को गिनने का खेल भी अक्सर खेलते रहते थे। उसे याद आया, एक बार गंगा दशहरे के मेले में मंगरू ने उसे हिंडोले पर चढ़ा दिया था। ऊपर नीचे जाते हिंडोले से उसकी जान निकली जा रही थी। डर के मारे उसने अपनी धोती का अचरा मुंह में ठूंस लिया था। नीचे खड़ा मंगरू खीं खीं करके हंस रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आया था। ऊपर से मंगरू पूरे रास्ते उसकी हंसी उड़ाता रहा। इसी पुलिया पर बैठकर उसने मंगरू के साथ खूब लड़ाई की थी। आखिरी बार मौत का फरमान उसे यहाँ खींच लाया था। पता नहीं पिछले जन्म के किस पुण्य के कारण काल रात्रि जीवन दान में बदल गई थी। यहीं से उसने नए जीवन की शुरुआत की थी। ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। एक झटके से उठी, जमीन की माटी अपने माथे पर लगाई और आंखें पोंछती हुई सड़क पर खड़ी कार में आकर बैठ गई। कार चल पड़ी और वो वर्तमान में लौट आई। सामने सकरी पर पक्की डामर वाली सड़क थी। पहले जैसे ऊबड़ खाबड़ गड्ढे नहीं थे, लेकिन पहले जैसी हरियाली भी नहीं थी। पान की मड़ैया और उसके पास दूर से ही चांदी की बड़ी सी परात जैसी चमकती तलैया भी नज़र नहीं आई, जिसमें उसने ना जाने कितनी बार हाथ पैर धोकर रास्ते की अपनी थकान मिटाई थी। अब सड़क के दोनों ओर भट्टे वाली पक्की ईंटों से बनी दुकानें सीना ताने खड़ी थीं, जिन पर कुरकुरे, नमकीन और चिप्स के पीले नीले पैकेट लहरा रहे थे। कुछ दुकानों पर नई चलन की चमचमाती पोशाकें झूल रही थीं। किराना, जनरल स्टोर, दवाई, बर्तन, सीमेंट, खाद, मोबाइल रिचार्ज आदि की दुकानें दिखीं। आइडिया और वोडाफोन 4G के साइन बोर्ड भी दिखे। उसे समझते देर नहीं लगी कि गांव कस्बे में समा गया है। उसे पूरी उम्मीद थी कि देवीपुरवा में भी बदलाव की धारा में बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन कुछ तो बचा होगा जिसे वो तुरंत पहचान लेगी। उसे पूरा भरोसा था गांव में घुसते चौबे की बगिया और कमल ठाकुर के बाग के बीच से ही ये सड़क गुजरेगी, जिसके आम कभी कभी आंधी बयारी में उसे भी नसीब हो जाते थे। बाग के चुसवा आम का स्वाद जीभ पर आ गया। उसने आंखें बंद कर ली। तभी गोपाल ने कहा, माताजी, देवीपुरवा आ गया है, अब किधर चलूं? उसने आंखें खोली। बाग बगिया का कहीं नामो निशान नहीं दिखा। बस छोटी नहरिया, जिसे गांव वाले उस समय बम्बा अर्थात उपनहर कहते थे, पहचान में आ गई।
उसने कहा, बस थोड़ी दूर सीधे सीधे चलते चलो, गाड़ी थोड़ी धीमे रखना। सब कुछ बदला बदला देखकर थोड़ा घबरा भी गई। उसे याद आ गया कि बम्बा से लगभग 4 फरलांग आगे दाईं तरफ नुक्कड़ पर हेमराज सिंह की बखरी, फिर नरहरि सिंह की, उसके बाद सुखपाल सिंह की हवेली, फिर शिवराज सिंह की बखरी और सबसे बाद हरिहर सिंह का फाटक आएगा। उसके बाद कुछ ऊंचा सा टीला था, वहीं से एक सकरा गलियारा चमरौदा की ओर मुड़ता था। सड़क आगे रुक्कमपुरवा की तरफ निकल जाती थी। इसी टीले और मोड़ के किनारे पर उसकी अपनी बखरी थी। मोड़ आने से पहले ही उसने गोपाल से कहा, हमें यहीं उतार दो, तुम सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर पर एक बरगद का पेड़ होगा, वहीं छाँव में गाड़ी खड़ी करके आराम करना। फिर पर्स से 100 रुपये का नोट निकाल कर देती हुई बोली, वहाँ कुछ दुकानें होनी चाहिए, कुछ खा पी लेना। काम ख़त्म होते ही तुम्हें मिस कॉल दूंगी, तुम यहीं आ जाना। वो नहीं चाहती थी गोपाल उसे देखे कि वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है। गोपाल के जाते ही वो मोड़ की तरफ मुड़ी। उसका दिल धक धक करने लगा, हाथ पाँव में सुरसुरी सी छूटने लगी, जीभ सूख गई, पानी गाड़ी में ही चला गया। अब क्या करे? दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ उलझने लगा। हो सकता है मंगरू ने दूसरा ब्याह कर लिया हो, अपनी गृहस्थी में खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हो। वो बेकार में उसकी जमी जमाई ज़िंदगी में दखलंदाजी करने जा रही है। ये भी हो सकता है कि मंगरू से पहचानने से ही मुकर जाए या उसे देखते ही गाली गलौज की बरसात करते हुए मारने दौड़े। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो होगा उसे देखा जाएगा। सोचकर अपने आप से लड़ती हुई वो अपनी बकरी के सामने आ खड़ी हुई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो अपनी बकरी के सामने खड़ी है या किसी खस्ताहाल खंडहर के सामने। बस आंगन में लगे नीम के बिरवा से पहचाना, हाँ ये उसी की बकरी है। ये नीम का बिरवा उसके ससुर ने मंगरू के पैदा होने के समय रोपा था। 4 दीवारी गिर चुकी थी, नाम के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत बची थी। आंगन में कूड़ा करकट और मिट्टी का पहाड़ खड़ा था। उस पर अरिंडी, गुलाबाज, सरकंडों और नागफनी का जंगल उगाया था। जगह जगह दीमक के ढूंढ खड़े थे। वो सोच नहीं पा रही थी कि ये उसका ही आंगन है जिसे लीप पोत कर चमकाए रखती थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि मंगरू कहीं चला गया है। पता नहीं खुद गया या उसे ज़बरदस्ती गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मंगरू से माफ़ी मांगने का मौका हाथ से निकल गया है। मंगरू को अब कहाँ खोजे, समझ नहीं पा रही थी। चलने को हुई तभी मन में मोह जागा। घर को एक बार ढंग से देख तो ले। गिरते पड़ते, झुके झुके उसने पूरे आंगन का चक्कर लगाया। नीम के बिरवा के पास कुछ ईंटें चमकी। उसे याद आया, यही मंगरू ने नहाने और बासन मांजने के लिए ईंटों का एक चबूतरा बना दिया था। मंगरू शिवराज सिंह के भट्टे पर से ईंटें मांग कर लाया था या चुरा कर, उसे नहीं मालूम, पर चबूतरा देखकर खुश बहुत हुई थी। सुबह सुबह 2-3 मटके पानी भी लाकर रख देता था उसके नहाने धोने के लिए। वो भी सिर्फ 5 घरों का मैला उठाने जाती थी। ढाल वाले 4 घरों में मंगरू जाता था। बाकी घरों की औरतें शौच के लिए बाहर जाती थीं। वो भी मैला उठाने के बाद खूब रगड़ रगड़ कर नहाती थी। मंगरू सूअर और बकरी चराने चला जाता था। वो आराम से अपना साज श्रृंगार करके बैठती थी। एक छोटा सा शीशा जो वो बजरिया से खरीद कर लाई थी, उसे कोठरिया के बाहर बने आले के पास जड़ दिया था। लाल किनारे की पीले रंग की धोती पहनकर, माथे पर लाल टिकली सजाकर वो अपना चेहरा शीशे में ताकती थी। तब उसे मैली कुचैली धोती पहने, सिर पर मैले का झाबा उठाए रधिया कहीं नहीं नजर आती थी। तीज त्योहार पर गले में गिल्ट की हंसली और पैरों में लच्छे भी पहन लेती थी। उस बदले रूप की रधिया को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। घर की औरतें डाह से फूक जाती थीं। शिवराज सिंह की दुल्हन ने तो एक दिन यहाँ तक कह दिया था, रधिया अगर तू भंगिन ना होकर कोई और जात की होती तो देवी पुरवा के मर्दों से बच नहीं पाती। वो भी हंस पड़ती थी। काहे बड़ी दीदिया मजाक करती हो? दीदिया भी कहाँ मानने वाली थी। अरे मजाक नहीं, साची कहियत हैं। तुम्हारो दूध की नाई गोरो गोरो रंग, लंबे लंबे बाल, बिंबा फल की नाई रसीले होंठ, ठुड्डी पर कालो तिल और आम की फांक जैसी बड़ी बड़ी आँखन में काजल की डोरी आदमी के मन को बेईमान कर सकत है। वो उंगली मुंह में दबाकर हाय दैया कहकर जोर से हंस पड़ती थी। उसे क्या पता था औरत का जरूरत से ज़्यादा रूप उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है। दोपहर को उसे चौका बर्तन नहीं करना होता था। गांव के रिवाज के हिसाब से जिन जिन बखरिया का रधिया और मंगरू मैला उठाते थे, वहाँ से उन्हें 2-2 मोटी मोटी रोटियाँ मिलती थीं। ठकुराइनें कभी कभी रोटी के ऊपर कलछुल भर साग सालन भी रख देती थीं। सरपंच के घर से अक्सर मट्ठा, राब, गुड़ और अचार भी मिल जाता था।
बस रात को अपनी रसोई बनाती थी। यादों के काफिले के साथ वो आगे बढ़ी। उसे याद आया उधर पूरब की तरफ उसकी रसोई थी। अपने को ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गिरने से बचाती हुई वो उस तरफ गई। चक्की और सिलबट्टा अभी तक वैसा ही पड़ा, शायद उसका इंतज़ार कर रहा था। सामने मुर्गियों का दरबा था, पीछे की तरफ सुअरों का बाड़ा था। कोठरी के आगे 4-5 खंभों पर छप्पर टिका था, लेकिन अब तो छप्पर का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ खंभों के नाम पर 1-2 मिट्टी के ढूह दिखाई दिए। खरपतवार सब जमीन में ही जम गए थे। कोठरी की छत गिरकर अंदर ही धंसी पड़ी थी। धनिया गलकर दीमक की बांबी बन गई थी। दीवारें आधी से ज़्यादा समय की धारा में ढह चुकी थीं। उसे याद आया बाईं तरफ वाली दीवार में एक बड़ा सा आला था जिसमें मगरू ने खिड़कियां लगा दी थीं। उसने हिम्मत करके दीवार के पास जमा कूड़ा करकट और मिट्टी हटाई। पसीना पसीना हो गई। थोड़ी देर बाद खिड़कियां दिखाई दीं। उसने खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, खिड़कियां भरभरा कर गिर पड़ी। इसी खिड़कियों के अंदर लोहे की छोटी सी हरे रंग की संदूकची में उसने अपने गहने रखे थे, लेकिन वहाँ संदूकची नहीं थी। उसने सोचा जरूर मगरू अपने साथ लेकर यहाँ से कहीं और भाग गया होगा। कितने चाव से वो गिरलट के कर्णफूल, हंसली और लच्छे पहनकर इतराती थी। अचानक उसे याद आया संदूकची में ही उसने चांदी की पाजेब भी रखी थी। पाजेब याद आते ही उसके सारे शरीर में लाखों चींटियां एक साथ काटने लगीं। वो चांदी की पाजेब ही तो उसके और मंगरू के बीच आ खड़ी हुई थी। वो धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गई। सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। उस दिन मंगरू पनेसर न्योता खाने गया था। दरवाजे की सांकल चढ़ाकर वो आंगन में बेखबर सो रही थी। अचानक दीवार से धम्म से कूदने की आवाज़ आई। उसने सोचा मंगरू ने उसे सांकल खोलने के लिए जगाया नहीं है, दीवार फांद कर आ गया है। उसने निश्चिंत होकर दूसरी तरफ करवट बदलते हुए कहा, आए गए। तभी किसी के बलिष्ठ हाथों ने उसके हाथ को पकड़ा। वो घबरा कर उठ बैठी। सामने हरपाल सिंह को देखकर वो हक्की बक्की रह गई। मुंह ढकते हुए बोली, छोटे मालिक, इतनी रात गए, हमरी बकरी माँ? हाँ, हरपाल ने फुसफुसाकर कहा। पर काहे? उसने डर कर पूछा। हरपाल ने ललचाई नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुमरी ठसकदार जवानी हमका खींच लाई। पीछे हटते हुए उसने कहा, मालिक ये सब ठीक नाही, ये नते अर्थात यहाँ से जल्दी भागो। मंगरू आएगा तो आफत आई जाइए। गला फाड़ फाड़ कर सगरा गांव बुला लिये, इज्जत माटी में मिल जाइए। सब तुमरे मुंह पर थुकी हैं। सरपंच का लड़का भंगिन के घर फांद पड़ा। हरपाल ने ढीठ बनकर कहा, मंगरू की चिंता काहे करती हो, हम सब इंतजाम करके आए हैं। फिर प्रेम जात पात नहीं देखी जात है। फिर उसने दाना फेंका। देखो रदिया, हम तुम्हारी खातिर चांदी की पाजेब लाए हैं, लाओ पहना दे। वो पीछे हटती हुई बोली, मालिक हमार मर्द हमका घर से निकाल दिए। हरपाल ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम नाहक घबरा रही हो, तुम अब हमारे दिल की रानी हो। तुम्हारे घर का सब दलिद्दर हमेशा के लिए दूर हो जाई है। रदिया फिर भी नहीं मानी। मालिक ये सब पाप है। हरपाल ने फिर दांव खेला। अरे पगली प्रेम में पाप पुण्य कुछ नहीं होत है। रधिया ने गिड़गिड़ा कर कहा, हमें मगरू से बहुत प्रेम है। हरपाल रधिया को छोड़ने वाला नहीं था। तो क्या हुआ, हमका देखो, हम फूल कुंवर से भी प्रेम करते हैं और औरतों से भी प्रेम करते हैं, तुमसे भी करते हैं। प्रेम तो आदमी के अंदर भरा पड़ा है, जितना करो कम नहीं पड़ता है। रधिया हरपाल के बारे में सुन चुकी थी, उससे पार पाना मुश्किल था। फिर भी हथियार डालने से पहले उसने आखिरी कोशिश की थी। मालिक बहुत डर लगा था। हरपाल ने कुर्ते की जेब से अद्धा निकालकर उसके मुंह में ठूंस दिया और कहा, गटागट पी लो, सगरा डर भाग जाइए। सच में 2 घूंट अंदर जाते उसे चक्कर सा आ गया। चारों तरफ चांदी की पाजेब नाचती नजर आई। चांदी के जेवर पहनने की मन की दबी इच्छा थी। अब पैरों में पाजेब ही नहीं चमक रही थी, बल्कि गले में चांदी का हार हमेल भी झूमने लगा था। अब वो मैला ढोने वाली रधिया की जगह पैरों में महावर लगाए, गहनों से लदी, सरौता से सुपारी छीलती, घर पर हुक्म चलाती महारानी थी। वो उड़ी जा रही थी। साम दाम दंड भेद से औरतों को पटाने वाला हरपाल रधिया की आंखों में चढ़ते नशे को ताड़ गया। दूसरे क्षण रधिया उसकी बाहों में झूल गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो देखा मगरू घोड़े बेचकर सो रहा है। शायद उसने भी न्योते में काफ़ी पी ली थी। उसने जल्दी से सिरहाने रखी पाजेब को खिड़किया में रखी संदूकची में संभाल कर रख दिया था। उस दिन के सारे कामकाज निपटा कर नहाने बैठी तो उसकी छाती पर बहुत बड़ा बोझ था।
रात की घटना बार बार याद आ रही थी। वो सही गलत का हिसाब लगाने लगी। क्या उसने मगरू के साथ धोखा नहीं किया? चांदी की पाजेब पहनने की खातिर अपनी देह झूठी कर डाली? उसने हरपाल से बचने की कोई तरकीब क्यों नहीं सोची? सवालों की आंधी उसके दिमाग में चल रही थी और हाथ झांवे पर। इतनी तेजी से झांवे से शरीर रगड़ रही थी कि कई जगह देह खुनिया गई थी। दोनों घुटने मोड़कर सिर पर लोटे से पानी डालने लगी। दिमाग कुछ शांत हुआ। फिर सोचा, अगर हरपाल की बात नहीं मानती तो मगरू का हाल वो भग्गा चमार जैसा कर देता। भग्गा की मेहरारू ने हरपाल की बात नहीं मानी थी तो सज़ा पूरे परिवार को मिली थी। डायन और चोट्टिन का लांछन लगाकर उसे पीटा गया। पूरे गांव में उसको काम देना बंद कर दिया। कोई उसे काम के लिए घर नहीं बुलाता था और भग्गा की सरपंच के खलिहान से गेहूं के बोरे चुराने के इल्ज़ाम में पीठ छील दी गई थी। भूख से बेहाल परिवार गांव छोड़कर भाग गया था। इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। कम से कम मंगरू पर तो कोई आँच नहीं आएगी। पतिव्रता और सती सावित्री बनने का अधिकार तो ऊंची जाति वालियों का है। यही सोचकर उसने देह के मैल के साथ ही मन का मैल भी बहा दिया था। एक गलती उससे जरूर भयंकर हो गई थी कि वो चांदी की पाजेब पहनने का लोभ संवरण नहीं कर पाई थी। खुलेआम पाजेब पहनकर छम छम करती रोटी लेने चली गई थी और पाजेब ने उसकी चुगली कर दी। उन दिनों भंगी चमार की औकात चांदी के गहने पहनने की नहीं थी। मुश्किल से गिल्ट के गहने ही उनके भाग्य में थे, या यूं कहा जाए उन दिनों सोने चांदी के गहने पहनने का अधिकार नीच जातियों के लिए नहीं था। चांदी की पाजेब सबकी नज़र में खटकनी थी सो खटक गई। करण सिंह की अम्मा ने तो पूछ ही डाला था, रदिया पाजेब चांदी की लगत है? उसने भी हाँ की मुद्रा में मुंडी हिला दी थी। करण सिंह की बहुरिया ने चुटकी ली। का मंगरू कहीं डाका वाका डाल लायो? मूर्खा की तरह वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, जैसे कहना चाह रही थी, डाका डालने के लिए मगरू की क्या ज़रूरत है, मैं ही काफ़ी हूँ। हरपाल की फूल कुंवर ने भी जलती आंखों से उसे घूरा था। समझ गई पाजेब रदिया के पैरों में किसने पहनाई है। हरपाल के रात रात भर गायब रहने का सबब वो समझती थी। उसकी लंपटई की कहानियाँ उड़ उड़ कर उसके कानों में गर्म शीशे की तरह पड़ती थीं। मन तड़फ कर रह जाता था, लेकिन कर कुछ नहीं सकती थी। एक दो बार टोका भी, पर हरपाल ने उसे उल्टे ही धमका दिया था, आगे से थानेदारनी बनने की कोशिश नहीं करना, की तो हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। इसके बाद फूल कुंवर किसके पास फरियाद करने जाती? बाप ने तो बड़ा जमींदार घराना देखकर ब्याह दिया। इकलौता बेटा है, ससुर सरपंच है, ज़मीन जायदाद और धन दौलत इतनी है कि 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। फूल कुंवर की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए चुप रहना ही उसकी नियति थी। इतना संतोष मन में जरूर कर लिया था कि उनके पैरों में सोने की पाजेब और कमर में सोने की करधनी है। औरों को चांदी बांटता फिरता है तो बांटे। लेकिन रदिया के पैरों की चांदी की पाजेब देखकर वो हिल गई। मन घिन से भर गया। हे सिद्धेश्वरी मैया, हरपाल को इतना नीचे गिरा दिया कि वो एक भंगी की जूठी हांडी में मुंह डाल बैठा। वो अपने आप को रोक नहीं पाई। रोटी की डलिया से दूर से रोटी डालते हुए बड़े कसैले स्वर में बोली थी, चांदी की पाजेब पहनकर काहे अपने छिनाले की नुमाइश गांव भर में कर रही हो? सैया भय कोतवाल हमें डर काहे का कि तर्ज पर वो भी मुंह मटका कर डलिया उठाकर चली आई थी। रदिया रास्ते भर मन में हंसती रही। औरत छुआछूत के डर से गजभर की दूरी से डलिया में रोटी फेंकती हैं और आदमी रात में आकर उसकी बगल में। हरपाल की भी मंगरू पर नजरें इनायत कुछ ज़्यादा हो गई। मंगरू को रात में घर से बाहर रखने के इरादे से उसे अपनी ऐशगाह बगिया की साफ सफाई और रात की पहरेदारी पर बिठा दिया। उसके लिए ताड़ी और कलिया का इंतज़ाम भी करा दिया। भूला पक्षी चतुर शिकारी के जाल में फंस गया। हरपाल के खास यार अमर सिंह ने उसे समझाया था, यार तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, भंगे के साथ लपड़ झपड़ ठीक नहीं है। कामांध हरपाल ने मुस्कुराकर कहा, गांधी जी को नहीं पढ़ा? कहा कहत रहे ये अछूत नाई हरिजन हैं। का गांधी बाबा की बात ना मानी हम? नंबर 1 चापलूस उजागर सिंह ने हरपाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, अमर भैया, हीरा अगर कूड़े में पड़ा होए तो का कोई उसे उठाएगा ना ही? फिर भैया मैला तो हम सब अपने पेट में लिए फिरत हैं, तो का हम अछूत हो गए? ये सारी बातें रदिया को हरदेव ने ही बताई थी। जैसे राख में दबी चिंगारी भड़क कर आग का रूप ले लेती है, उसकी लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी तरह रदिया और हरपाल के संबंधों की बात धीरे धीरे इधर उधर फैलने लगी।
बात एक कान से दूसरे कान में पहुंची। अगर रदिया ने पाजेब का खुलेआम प्रदर्शन न किया होता और हरपाल मंगरू पर मेहरबानियों की बरसात न करता तो शायद बात ढकी छुपी रहती। लेकिन अब तो किस्से दोपहर में औरतों के बतरस में रस बरसाने लगे। शाम को चौपालों पर ठहाके बनकर गूंजने लगे। कुछ विश्वास करते और कुछ नहीं भी करते। कुछ तटस्थ होकर कहते, भैया सरपंच का लौंडा है, छुट्टा सांड है, जहाँ चाहे मुँह मारे, हमें का। इन बातों की भनक मंगरू के कानों में भी पड़ी। उसने रदिया से पूछा, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। रदिया की चुप्पी से मंगरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपना आपा खो बैठा और हाथ उठा बैठा। रदिया को अच्छी तरह याद है मंगरू ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। वो पिटती रही, दर्द से कराहती रही, लेकिन मुंह नहीं खोला। मंगरू भी हार मानने वाला नहीं था। उसने रदिया और हरपाल को पंचायत में घसीटने की धमकी दी। रदिया ने उसके हौसले को पस्त करने के इरादे से कहा, तुम अपनी जीभ तनिक बंधी राखो, यही तुम्हारी खातिर ठीक रही, नहीं तो सरपंच के कारिंदे तुम्हें खांद कर नहर में बहाए दही हैं। लेकिन मंगरू नहीं माना। जिद्दी एक नंबर का था। औकात जाने बिना पहाड़ से टकराने चल पड़ा। मंगरू ने पंचायत बुलाई। पंचायत सुखपाल सिंह की चौपाल पर बैठी। सरपंच की चौपाल पूरी चौगिर्दी में मशहूर थी। सफ़ेद चूने से पुती, झरोखों, छज्जों और मुडेरों पर जालीर और बेलबूटे की नक्काशी से सजी चौपाल को बड़े बड़े हाकिम, थानेदार, कलेक्टर, तहसीलदार आदि के काफिले के खाने पीने और आराम की व्यवस्था का सौभाग्य जब तब मिलता रहता था। चौपाल के ऊंचे चबूतरे पर चारपाई पर मिर्जापुरी कालीन बिछा हुआ था। गांव तकिए के सहारे लिए हुक्के की नली हाथ में पकड़े सरपंच सुखदेव सिंह मुख्य न्यायाधीश के रूप में विराजमान थे। अन्य पंच उनके आसपास ही बैठे थे। चौपाल ठसाठस भरी थी। भीड़ चौपाल के आंगन में नहीं समा पाई, बरामदे और गलियारे तक फैल गई। कुछ लोग तो छत पर भी लटके हुए थे। मुकदमा मज़ेदार था और अनोखा था। मामला सब जानते थे, लेकिन सरपंच की न्याय प्रियता रदिया और उसके यार को क्या सज़ा मुकर्रर करती है, इस पर सबकी नज़रें थीं। पंच लाखन से ने शिकायत की कार्रवाई शुरू करते हुए पूछा, मगरू, तुमको अपनी औरत से क्या शिकायत है? क्या वो खाना बनाकर नाई खिलाती है? मैला उठाने नाई जाती? कपड़ा लत्ता नाई खींचती? घर की साफ सफाई नाई करती है या घर के जानवरों को दाना पानी नाई डालती है? मंगरू ने बड़ी सच्चाई से कहा, मालिक सब अच्छी तरह से करती है। सरपंच ने हुक्का गुड़गुड़ाना बंद कर दिया और जोर से दहाड़े, साले हरामी, सुअर की औलाद, फिर तुमका अपनी औरत से काहे की परेशानी है जो पंचायत बुलाए ली? मंगरू ने सहम कर इधर उधर देखा, फिर निगाहें नीचे रखते हुए कहा, मालिक वो पेट से है। सब हंस पड़े। पंच सुमेरलाल ने कहा, यह तो खुशी की बात है। मंगरू ने थोड़ा खिन्न होकर कहा, यह पेट किसी दूसरे का है जिसके साथ वो फंसी है। सभी के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थिरक गई कि अब आएगा मजा। पंच लाखन सिंह ने आदेश दिया, रदिया को हाजिर करो। रदिया को अच्छी तरह याद है उस दिन उसे मंगरू पर बहुत गुस्सा आया था। मना करने पर भी घर की बात का ढिंढोरा पीटने के लिए पंचायत पहुंच गया। वो सिर पर घूंघट काढ़े, सिर झुकाए, हाथ जोड़े पंचायत में हाजिर हुई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जीभ डर के मारे सूख गई थी। मन ही मन वो वही याद कर रही थी जो उसे बोलने के लिए हरपाल ने सिखाया था। उसी में सबकी भलाई थी। पंच लाखन सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम रदिया है? तुम मंगरू की ब्याहता हो? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मुद्दे पर आते हुए लाखन सिंह ने पूछा, मंगरू तुम पर बदचलनी का दोष लगा रहा है, कह रहा है कि तुम दूसरे मर्द के साथ फंसी हो, तुम्हारा पेट उसी का है, क्या ये सच है? रदिया पहले तो सकपका गई, जीभ चिपचिपाने लगी, लेकिन हरपाल सिंह का भरोसा उसे हिम्मत दे गया। ना ही माई बाप, सिद्धेश्वरी देवी की सौं ये बात एकदम झूठी है। हालांकि रदिया को खुद नहीं मालूम था कि उसके पेट का बच्चा किसका है, फिर भी उसने दृढ़ शब्दों में पंच की बात का प्रतिकार किया। माई बाप, पेट मंगरू से ही है। पंच राम दयाल आज दूसरी ही नीयत से बैठे थे। उन्होंने रदिया को अभयदान देते हुए कहा, डरो नहीं, अगर तुम मंगरू के साथ खुश नहीं हो तो पंचायत तुम्हें छुट्टा दिला सकती है। तुम अपने पसंद के मर्द के पास खुशी खुशी रह सकती हो। रदिया का ये सुनकर कलेजा फट गया। रोते हुए बोली, ना ही माई बाप, हम दोनों में बहुत प्रेम है। सरपंच हुक्का गुड़गुड़ाते सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। एकाएक गाँव तकिया का सहारा छोड़कर सीधे उठ बैठे और जोर से गरजे, फिर मंगरू काहे कहत है कि तुम दूसरे मर्द के साथ फंसी हो? रदिया उनकी कड़क आवाज़ सुनकर डरी नहीं, काफ़ी संभल गई थी। निर्भीक होकर बोली, का बताई माई बाप, पगलाए गए हैं।
लोगन के बहकावे में इनका दिमाग फिर गवा है। 2 जून की रोटी नून मिर्च के साथ खाए रहे थे, सो लोगन के पेट में आग लोटन लागी। लोगन की बात पर अपने घर की सत्यानाशी पर तुले हैं। इस पर पंच सुमेर सिंह ने मंगरू की तरफ देखकर पूछा, हाँ भाई, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रतिया किसी दूसरे मर्द के साथ फंसी है? सबूत की बात तो मंगरू के भेजे में आई ही नहीं थी। उसने सोचा था पंचायत उसकी बात पर विश्वास करेगी, भला कौन आदमी अपनी बेहता की झूठी बदनामी करेगा। बाजी हाथ से फिसलती देखकर वो घबरा गया। चांदी की पाजेब वाली बात उसे याद नहीं रही। हकलाते हुए बोला, मालिक, साची कहूँ, हमने कभू रधिया को रंगे हाथ नहीं पकड़ो। लोगन से सुनी जरूर है और हमका शक भी है। जनसभा में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। मगरू का जवाब सुनते ही सरपंच मामले को ही निपटा देना चाहते थे। उनके मन में डर था कहीं हरपाल का नाम किसी कोने से ना फूट पड़े, इसलिए थोड़ी नरमी दिखाते हुए बोले, तुम अजीब घोंगा बसंत हो, बिना किसी पक्के सबूत के पंचायत में चले आए। अपनी ब्याहता पे तो बड़ो लांछन थोप डालो। पर पंचायत लोगन की कही सुनी बातन पर फैसला नहीं देते है। रतिया ठीक कहती है कि तुम बुराए गए हो। अकल ठिकाने लगाएगी खाते 2-4 जूतन की जरूरत है बस। लक्ष्मण, ले जाओ इसे और लगा दो अकल ठिकाने पर। पंच राम दयाल सुखपाल सिंह की मंशा भांप गए, लेकिन पुरानी खुन्नस को निकालने का यह सुअवसर वो खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने खास कर पहले सबका ध्यान अपनी तरफ बटोरा। फिर बोले, लक्ष्मण जरा रुकना। फिर मंगरू की तरफ मुखातिब होकर पूछा, मगरू, तुम उस आदमी का नाम तो जरूर जानते होगे जिससे रधिया फंसी है? निराश मगरू के चेहरे पर थोड़ी चमक आई। जवाब दिया, हाँ बिल्कुल जानत हैं। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे के अंदाज में सुखपाल सिंह की ओर देखते हुए रामदयाल ने कहा, चुप काहे हो, बताओ नाम। मगरू ने हाथ जोड़कर विनती की, मालिक, हमारी जान बख्शी जाए। पंच रामदयाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, न्याय के दरबार में खड़े हो, जहाँ शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। जो कुछ कहना है निडर होकर कहो। क्यों सरपंच जी? सरपंच रामदयाल की चाल समझ गए। वह अगली चाल पर विचार करने लगे। उधर मंगरू ने पूरी जान लगाकर हकलाते हुए कहा, ठाकुर हरपाल सिंह वल्द ठाकुर सुखपाल सिंह। नाम सुनकर पंचायत को सांप सूंघ गया। हालांकि सच्चाई सब मन ही मन जानते थे। रधिया सिर पकड़कर बैठ गई। सुखपाल सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। भरी पंचायत में एक कीड़े मकोड़े की औकात वाले एक मेहतर ने उनकी नाक काट डाली। लेकिन वो गांव की राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे। तुम डाल डाल हम पात पात की नाई। वो अपनी चाल पहले ही सोच चुके थे। एकाएक बाजी पलट दी। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी जांघों पर रखकर खूब जोर का ठहाका लगाया। सब लोग विस्मित होकर एक दूसरे को तकने लगे। ठहाके की रिदम के साथ साथ उनकी कनपट्टी गर्म हो गई, नसें फड़कने लगीं, नथुने फूलने लगे और आंखें अंगारे बरसाने लगीं। ठहाका दहाड़ में बदल गया। पहले तो उन्होंने मंगरू को माँ बहन की प्रचलित गालियों से नौता। फिर बोले, सुअर के पिल्ले, साले, हरामी, नमक हराम, पहले ये बताओ, हमारे परिवार पर लांछन लगाए के खातिर पनेसर के विभूति नारायण से तुमने कितने रुपए लिए? सभाजन कुछ समझ नहीं पाए। मुकदमा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत चक्का मंगरू रिरिया कर बोला, मालिक, ई का कह रहे हो? हम कौनों थे, पैसा वैसा नहीं लिए हैं। मंगरू इस झूठे आरोप से रोने लगा। सरपंच ने गरज कर कहा, रुपया नहीं लिए तो यह देह पर चर्बी कहाँ तक चढ़ाई? औरत को चांदी की पाजेब कहाँ से पहनाई? रोज रोज न्योता खाने के बहाने पनेसर काहे जात हो? हम इतने दिनों से चुप थे, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी आंखों से कुछ छिपा है। विभूति नारायण ने सरपंची के चुनाव में हमसे जीतने के खातिर तुमको दांव पर लगा दिया और तुम अपने गांव से नमक हरामी कर बैठे। मंगरू ने उकड़ू बैठकर कान पकड़ते हुए कहा, मालिक, ये सब झूठ है। पाजेब। इससे पहले कि मंगरू कुछ बोलता, सरपंच दहाड़े, सच और झूठ का पाठ अब हमें भंगी साला पढ़ाएगा। लक्ष्मण, मारो उसकी पीठ पर चाबुक, अभय पंचों के सामने सच उगल देगा। नून तेल खरीदने की औकात नहीं और मेहरिया चांदी की पाजेब छनकावत गांव में मझाए रही है। अगले ही क्षण मंगरू की पीठ पर दे दनादन चाबुक पड़ने लगे। उसकी नाही नाही की आवाज़ धीरे धीरे क्षीण होती गई। वो एक तरफ लुढ़क गया। सच जानते हुए भी लोग मौन रहे। न्याय के दरबार में झूठ की जीत हुई। रात में रदिया ने बकरी के दूध में हल्दी डालकर उसे पिलाया था। घावों पर हल्दी चूना का लेप लगाते समय मगरू दर्द से चीख पड़ा था। फिर फटी फटी आंखों से उसे घूरता रहा। कुछ पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया। वही आंखें उसका पीछा करती हुई आज उसे यहाँ खींच लाई थी। रदिया को कुछ आवाज़ें सुनाई दी।
उसे लगा जैसे यहाँ कोई है। एक सरसराहट सी उसने महसूस की। वो डरकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी सामने से दो नेवले एक दूसरे का पीछा करते हुए गुजरे। वो समझ गई शायद दोनों नेवले आपस में लड़ रहे थे, उन्हीं की आवाज़ थी। उसने इधर उधर ताका, कोई नज़र नहीं आया। वो झट से बाहर आकर खड़ी हो गई। वो ड्राइवर को मिस कॉल देने जा ही रही थी। जब तक ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा वो निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएगी। तभी चमरौधा की तरफ से कोई बुजुर्ग आता दिखाई दिया। वो रुक गई। मंगरू के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करना चाहती थी, पर बुजुर्ग ने स्वयं ही उसे टोका। इस भुतये घर के सामने काहे खड़ी हो? वो पहचान गई, ये बुलाकी पासी हैं। इन्हें गपियाने का बहुत शौक था, जल्दी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। फिर भी वो रुकी रही, शायद इनसे कुछ मतलब की बात निकल आए। पल्ले को सिर पर और ज़्यादा सरकाते हुए अनजान बनते हुए पूछा, घर भुतवा काहे है? बुलाकी जोश में बोले, अरे ईमा मंगरू की आत्मा डोलत है। मंगरू की आत्मा सुनकर उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी। पसीना पोंछने के बहाने अपने आंचल को मुंह में ठूंस लिया। फिर संयत होकर बोली, हमें मालूम नहीं था। कहानी कहने के जादूगर बुलाकी यहीं नहीं रुके, आगे बोले, अरे ई बकरी मंगरू भंगी की है। बड़ा सीधा साधा भला लड़का था, पता नहीं कैसे बोराए गया। अपनी मेहरारू पर छिनाला का इल्ज़ाम लगाए बैठा। बेचारी शर्म के मारे आधी रात में नहर में डूब मरी। रधिया मन ही मन हंसी। पता नहीं इस गांव के लोग भी किस मिट्टी के बने हैं, हमेशा झूठी सच्ची कहानियों के बीच गोल गोल घूमते रहते हैं, सच जानने की कोशिश नहीं करते। उस रात का सच कोई नहीं जानता, सरपंच और हरपाल भी नहीं, जिन्होंने पटकथा को लिखा था। सच तो उसके और गणेशी के बीच कैद था। उस रात की एक एक बात उसे याद है। मगरू को चूना हल्दी लगाकर वो आंगन में पड़ी खटिया पर लेट गई थी। मगरू के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत दुखी थी। मगरू को हरपाल के प्रकोप से बचाने के लिए ही तो उसने हरपाल की बात मानी थी, बदचलन बनी थी। आखिर मगरू की ब्याहता थी, उससे प्रेम करती थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। तभी दरवाजे पर सांकल बजी। डरते हुए दरवाज़ा खोला, पता नहीं अब कौन सी आफत आने वाली है। सामने राम रतन अहीर खड़ा था। बोला, जल्दी चलो, छोटे मालिक बगिया में बुलाए रहे हैं। वो भी हरपाल पर अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। हरपाल ने भरोसा दिया था कि पंचायत में मगरू का कुछ बुरा नहीं होगा। गाली गलौज और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ से मामला निपट जाएगा। जैसा कहा वैसा ही बयान दिया। फिर कहे मगरू को दूसरे मामले में फंसाकर बेरहमी से मारा गया। गलती हम दोनों की और सज़ा मिली मगरू को। हरपाल से ज्यादती का हिसाब मांगने वो गुस्से में चल पड़ी, लेकिन बगिया तक पहुंचने की नौबत नहीं आई। रास्ते में पहले ही तैयार खड़े कारिंदों ने उसके हाथ पैरों को बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। दम घोटू कंबल में लपेट कर बैलगाड़ी में लाद कर नहर किनारे ले आए थे। वो तो उस दिन उसकी तकदीर अच्छी थी जिसने गणेशी की मति पलट दी। जैसे ही बैलगाड़ी नहर के पास पहुंची, गणेशी ने धीरे से मैकू से कहा, तुम यहीं से गाड़ी मोड़कर धीरे धीरे चलो, काम होशियारी से करना, हम पर कोई शक न करे। तब तक हम इस छिनाल को ठिकाने लगाए देते हैं। यह सुनकर उसका कलेजा मुंह में आ गया था। मन ही मन उस सिद्धेश्वरी देवी की गुहार लगा रही थी। गणेशी उसे घसीटता हुआ पुलिया के पास लाया था। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, मैकू गाड़ी मोड़कर चल चुका था। उसने धीरे से उसका कंबल उतार कर नहर में बहा दिया। फिर हंसकर बोला, लो मालिक, रधिया को मारकर बहा दिया। रधिया अवाक खड़ी थरथर काँप रही थी। फिर उसके बंधनों से मुक्त करते हुए उसको बोला, जा चुपचाप सीधी पगडंडी पर चलती जा। 2 फरलांग पर दाएं हाथ पर स्टेशन है। जो गाड़ी जहाँ की मिले बैठ जाना, दोबारा पलट कर नहीं आना। वो गणेशी के पांवों पर गिर पड़ी थी। गणेशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा था, आज पंचायत पर से भरोसा उठेगा। वो सब जानत है कि मंगरू दोषी नाई है, पर हिजड़न की नाई सब चुप्पी मार के तमाशबीन बने रहे। को नाही मंगरू को बचाने आगे आया। मंगरू तो उनके घर का मैला उठावत है। अरे हम तो सरपंच के नौकर हैं, उनका नमक खात हैं, उनके टुकड़न पर परिवार पालत हैं, ई खातिर चुप रहना पड़त है। पर बाकी गांव वाले, लानत है, आज माथा सनकाए गवा है। गणेशी बहुत ज़्यादा गुस्से और उत्तेजना में थे। जिंदगी भर की दबी भड़ास निकल पड़ी। हम साले माटी के माधव गुलामन की तरह उनके सब सही गलत हुक्म बजा रहे हैं। उनके पाप की गठरी अपने सिर पर लादे लादे फिर रहे हैं। पर सोचो हमका का मिली। राजा बनकर राज तो वे कर रहे हैं, बाद में उनका लड़का करिए। हम तो जस के तस रही वो, और गांव की बहू बेटियों की इज्जत लुटते देखत रही वो। उसके बाद गणेशी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। उनका गला रुंध गया था। भरभराए गले से उन्होंने कहा था,
ऐसे ही एक दिन सरपंच हम पर भी नाखुश होकर हमारी खाल उधेड़ कर रख दही है और मार के नहर में बहाए दही है। अब हमारी आंखें खुल गई हैं। जाओ रदिया, अब अबेर ना करो। रदिया ने हिम्मत करके पूछा था, हमें मारन की खातिर तुमका कौन भेजे, सब सरपंच या छोटे मालिक? गणेशी ने थूकते हुए कहा, दोनों की मिली भगत है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम जाओ। और बैलगाड़ी की दिशा की तरफ तेज कदमों से मुड़ गए। रदिया ने उन्हें रोकते हुए कहा था, गणेशी काका, मंगरू का ध्यान। गणेशी ने बिना रुके पीछे की तरफ हाथ हिला दिया था। वो वर्तमान में लौट आई थी। बुलाकी ने साथ चलते चलते अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, मंगरू को अपनी गलती का पछतावा हुआ, वो भी नहर में डूब मरा। तीसरे दिन मंगरू की लाश नहर में उतरात अर्थात तैरती मिली। यहाँ मंगरू की आत्मा बसत है। रात में सुअरों को हाकन की आवाज़ सुनाई देत है, कबहू धुआं उठत दिखाई देत है। रधिया रधिया बुलावत मंगरू की आवाज़ सुनाई देत है। गांव का कोई आदमी मंगरू की बकरी के पास ना ही खड़ा होता है। तुम बाहर की लगती हो। मंगरू के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। वो जल्दी से जल्दी जाना चाहती थी। उसने कहा, हम तो सिद्धेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आए हैं। बुलाकी काका हंसते हुए बोले, अरे मंदिर का रास्ता तो बहुत पीछे छूट गया है, चलो हम बताए देते हैं। बुलाकी को टालने के लिहाज से उसने कहा, अब दोपहर हो गई है, पहले सरपंच सुखदेव की बकरी जाएंगे, दोपहर ढलने पर मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। बुलाकी उसका पिंड आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। बोले, वहाँ तुमका कौन मिली? सुखदेव तो आज से 15 साल पहले मर गए। फिर हाथ जोड़ते हुए बोले, हे भगवान, ऐसी मौत दुश्मन के भाग्य में भी ना लिखना। आखिरी बखत कोई पानी देने वालों पास नहीं रहा। 2 दिन तक लाश गूमूत में पड़ी रही। रधिया के दिल में थोड़ी ठंडक पड़ी। उत्सुक होकर बोली, काहे? परिवार वाले और कारिंदे कहाँ थे? अपनी वाणी को गंभीर बनाते हुए बुलाकी ने एक कुशल कथावाचक की तरह कहा, गांव में स्कूल नहीं है, सो लड़का बच्चन की पढ़ाई लिखाई की खातिर हरपाल की दुल्हन दरियागंज में रहन लगी। बड़ी कोठी बनी है दरियागंज में। सरपंचिन पहले मर गई थी, सरपंच को तख्ता पलट गयो। देवी पुरवा की सरपंच की सीट ऊ का कहत हैं? रदिया ने वाक्य पूरा कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई, यही कहना चाहत हो? बुलाकी ने सहमति में सिर हिलाया और उत्सुक होकर पूछा, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो। वेद पुराण तो नहीं पढ़े, पर काम भर का पढ़ लिख लेती हूँ, कहकर रधिया आगे बढ़ी। उसके साथ ही चलते हुए बुलाकी ने अपनी कथा जारी रखी। बिटिया, सरपंची चली गई तो बादशाहत भी खत्म हुई गई। घर के बरौठे में गू मूत में लसे खटिया पर पड़े खांसा करते थे, कबहू कबहू जोर से दहाड़ते थे। कहाँ सब मर गए साले? कहाँ नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, अब चारों तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिनात रहीं। मारे बदबू के कोई पास फटकत नहीं था। रधिया ने दिखावटी दुख जाहिर करते हुए कहा, बेटे ने सेवा नहीं की? बुलाकी ने उपहास करते हुए कहा, अरे बिटिया, भली कही तुमने। शराब के नशे में टुन हरपाल को अपना ही होश नहीं रहत रहा। खुले सांड की तरह इधर उधर मुंह मारेन की भगवान ने उन्हें अच्छी सजा दी। सुना है छूत की बीमारी का इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। इतना कहकर बुलाकी दूसरी तरफ मुड़ गए, लेकिन उन्हें फिर कुछ याद आ गया। रुक कर बोले, सिद्धेश्वरी मंदिर के रास्ते में ही सरपंच की बकरी है, देखत जाना। कबहू कबहू हरपाल की दुल्हन बटाईदारों से हिसाब किताब करन आए जाती हैं। यह कहकर वो आगे बढ़ गए। रधिया के दिमाग में कौंधा, क्यों ना वो गणेशी काका से मिल ले। कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर कुछ सोचकर रुक गई। मन ही मन मुस्काई, अगली बार आकर गणेशी काका से मिलूंगी, तब छिपकर नहीं, राधा देवी बनकर डीएम वेद प्रकाश के साथ नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर पूरे काफिले के साथ सीधे गणेशी काका के दरवाजे पर उतरूंगी। खाली हाथ नहीं, गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाने के लिए सरकारी तोहफों के साथ उनके चरण स्पर्श करूंगी। मंगरू के घर को पक्का बनवाने की जिम्मेदारी उन्हें दूंगी। उसने गोपाल को मिस कॉल मारी और वहीं जाकर खड़ी हो गई जहां गोपाल ने उसे उतारा था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई कहानी चांदी की पाजेब। कहानी रोचक होने के साथ साथ आज से 30-40 साल पहले की ग्रामीण जीवन की पूरी झलक दिखाती है। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी की ऐसे ही रोचक और उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।